खबर बिहार, देश, दुनिया और देश की विभिन्न योजनाओं से तथा रेलवे से। सबसे पहले खबर जानते हैं बिहार से। जीतन राम मांझी होंगे प्रोटेम स्पीकर। 23 नवंबर से बिहार विधानसभा के विशेष सत्र का होगा आगाज। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पहली कैबिनेट मीटिंग हुई। नई सरकार के पहले दिन में विभागों का बंटवारा हो गया। गृह मंत्रालय को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पास रखा है। वही डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भगत को वो सभी विभाग दिए गए जो पहले सुशील कुमार मोदी पर थे। दूसरी डिप्टी सीएम बनी रेणु देवी को महिला कल्याण विभाग दिया गया। वही इस बात की जानकारी भी दी गई कि बिहार विधानसभा का विशेष सत्र 23 नवंबर से शुरू होगा और 27 नवंबर तक चलेगा। इसी के साथ जीतन राम मांझी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। दरअसल प्रोटेम स्पीकर विधानसभा के लिए चुने गए सदस्यों को शपथ दिलाएंगे और स्पीकर का चुनाव करवाएंगे। 15 साल की मुस्कान पेश कर रही है मिसाल, छठ के लिए तैयार कर रही है चूल्हा। भारत में एक कहावत है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और ये कभी भी किसी हालात में किसी के लिए कोई रुकावट पैदा नहीं करती है। दूसरों के प्रति सहिष्णुता रखना ही हमारे देश का मूल चरित्र रहा है। बिहार और दूसरे हिस्सों में छठ बड़े स्तर पर बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है और इसमें मुस्लिम समुदाय भी भागीदारी होती है। बिहार में कांग्रेस के हार के बाद प्रमोद कृष्णा ने किया राहुल गांधी का बचाव, आरजेडी पर बोला हमला। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की हार, खासकर कांग्रेस की करारी हार का ठिकरा राष्ट्रीय जनता दल राहुल गांधी पर फोड़ रही है। आरजेडी के कुछ वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि अगर कांग्रेस ठीक ठाक प्रदर्शन करती तो महागठबंधन चुनाव जीत जाता। बिहार चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी का बचाव करते हुए आरजेडी पर जोरदार पलटवार किया है। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम का मानना है कि अगर कांग्रेस अकेले लड़ती तो 50 सीट से ज्यादा जीतती। बिहार में क्यों नहीं बनी महागठबंधन की सरकार, सपा ने बताई बड़ी वजह। बिहार में फिर एनडीए की सरकार बन गई है। जनता दल के प्रमुख नीतीश कुमार ने सोमवार को 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इसे लेकर समाजवादी पार्टी ने इशारे में कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। महागठबंधन और बिहार विधानसभा में सबसे ज्यादा सीट पाने वाले राष्ट्रीय जनता दल के बाद अब समाजवादी पार्टी ने भी बिहार विधानसभा चुनाव के कांग्रेस के खराब प्रदर्शन को लेकर निशाना साधा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले पार्टी बोल रही आतंकवादियों की भाषा। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर कड़ा हमला बोलते हुए उन पर आतंकियों की भाषा बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दृढ़ निश्चय का परिचय देते हुए पिछले साल जम्मू कश्मीर से न केवल आर्टिकल 370 हटाया बल्कि उसे 2 भागों में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश भी बना दिया। इसके बाद ही देश में एक देश एक विधान एक प्रधान और एक निशान को लागू किया जा सका है। सरकार बनने के बाद सीएम ने बुलाई पहली बैठक, मंत्रियों को मिल गई तयशुदा विभाग। बिहार नीतीश कुमार की नई सरकार बनने के साथ ही पहली कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद कुल 2 एजेंडे पर मुहर लगाई गई। बिहार विधान मंडल की शीतकालीन सत्र के लिए बैठक बुलाई गई थी। दिन का निर्धारण कर लिया गया, बस कैबिनेट की बैठक में उस पर मुहर लगना बाकी रह गया था। दिवाली मनाकर वापसी को चली स्पेशल ट्रेन। 10 ट्रेनों से बिहार से दिल्ली आ जा सकेंगे। छठ पूजा पर होगी आसानी। दिवाली पर स्पेशल ट्रेनों से घर पहुंचकर परिवार संग खुशियां मनाने के बाद अब काम पर लौटने की बारी है। अब घर से वापस काम पर लौटने के लिए ट्रेनों में सीट नहीं मिल रहा है, लिहाजा रेलवे ने अब स्पेशल ट्रेन से फिर से चला दी है जिससे लोग अपने काम पर लौट सके। छठ पूजा पर भी लोग इन ट्रेनों से जा सकेंगे। सोमवार को इन ट्रेनों में रिजर्वेशन शुरू हो चुके हैं। जानिए, ये है स्पेशल ट्रेन। ट्रेन नंबर 04492 नई दिल्ली से 17 नवंबर को रात 8 बजे चलेगी। देर रात 2:30 बजे कानपुर सेंट्रल और दूसरे दिन दोपहर 2:45 बजे बिहार के इस्लामपुर पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन नंबर 04491 इस्लामपुर से 18 नवंबर को दोपहर 3:30 बजे चलेगी। देर रात 3:20 बजे कानपुर सेंट्रल और सुबह 11:50 में नई दिल्ली पहुंचेगी। इधर ट्रेन नंबर 04496 आनंद विहार स्टेशन से 17 नवंबर को शाम 4:55 में चलेगी।
देर रात 10:10 कानपुर सेंट्रल और दूसरे दिन सुबह 11 बजे भागलपुर पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन नंबर 04495 भागलपुर से 18 नवंबर को दोपहर 1:30 बजे चलेगी। देर रात 2:47 कानपुर सेंट्रल और सुबह 8:20 में आनंद विहार पहुंचेगी। ट्रेन नंबर 04002 आनंद विहार से 17 और 18 नवंबर को रात 9 बजे चलेगी। देर रात 2:55 कानपुर और दूसरे दिन सुबह 11:30 पर पटना पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन नंबर 04001 पटना से 18 और 19 नवंबर को दोपहर 2:30 बजे चलेगी। देर रात 11:15 कानपुर सेंट्रल और सुबह 6:30 बजे आनंद विहार पहुंचेगी। ट्रेन नंबर 04014 स्पेशल ट्रेन 17 नवंबर को दिल्ली से रात 11:55 पर कानपुर सेंट्रल पर सुबह 6:05 बजे और जयनगर रात 10:45 पर। ट्रेन नंबर 04015 स्पेशल ट्रेन जयनगर से 19 नवंबर को देर रात 12:35 पर कानपुर में दोपहर 3:25 पर और दिल्ली रात 10:30 बजे। ट्रेन नंबर 04018 स्पेशल ट्रेन आनंद विहार से 17 नवंबर को रात 10:30 बजे से चलकर कानपुर सेंट्रल पर सुबह 5:30 बजे तो भागलपुर रात 8:20 बजे पहुंचेगी। इसी तरह ट्रेन नंबर 04017 स्पेशल ट्रेन भागलपुर से 18 नवंबर को रात 11 बजे चलेगी। कानपुर सेंट्रल पर दूसरे दिन दोपहर 1:10 पर पहुंचेगी। दिल्ली रात 8:15 पर पहुंचेगी। छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने युवती को जिंदा जलाई, इलाज के दौरान हुई मौत। बिहार के वैशाली में छेड़खानी का विरोध करने पर लड़की को जिंदा जलाकर मारने का मामला प्रकाश में आया है। जिले के देशरी थाना अंतर्गत चंदपुरा ओपी के एक गांव में 20 साल की युवती द्वारा छेड़खानी का विरोध करने पर गांव के ही दबंगों ने केरोसिन तेल डालकर जिंदा जला दिया और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। बिहार चुनाव पर कांग्रेस में रार, 3 साल बड़े कांग्रेसी नेता पर सीएम गहलोत का गुस्सा, सलमान भी कूदे। राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने अपने ही पार्टी नेता कपिल सिब्बल पर तीखा वार किया है। उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाने वाले कपिल सिब्बल पर निशाना साधते हुए अपना कांग्रेस प्रेम जाहिर किया है और कहा कि पार्टी के दिग्गज नेताओं को कोई जरूरत नहीं है कि पार्टी के आंतरिक मामलों की मीडिया में चर्चा करे। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि कपिल सिब्बल के कदम से देश भर में कई पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हुई है। अपने ट्वीट के एक पूरी सीरीज में उन्होंने दावा किया है कि आज भी कांग्रेस पार्टी एक अकेली पार्टी है, ये देश को एकजुट किया हुआ है और उसे व्यापक विकास के रास्ते पर आगे ले जा रही है। युवती को जिंदा जलाने के मामले में राहुल ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। बिहार के वैशाली में दबंगों ने युवती को जिंदा जला दिया और फिर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके बिहार की नीतीश कुमार सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट पर लिखा, जिसका अपराध ज्यादा खतरनाक है, जिसने ये अमानवीय कर्म किया या जिसने चुनावी फायदे के लिए इसे छुपाया ताकि इस सुशासन पर अपने झूठे सुशासन की नींव रख सके। अब खबर जाने देश विदेश से। अशोक गहलोत बोले, बिहार ही नहीं देश में भी लोग कांग्रेस को नहीं मान रहे हैं प्रभावी विकल्प। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में आंतरिक कलह नजर आ रही है। दरअसल महागठबंधन की हार के पीछे का मुख्य कारण कांग्रेस को माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने बिहार में केवल 18 सीट पर जीत हासिल की है। ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने पार्टी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार में ही नहीं बल्कि देश में जहां जहां भी चुनाव और उपचुनाव है वहां लोग कांग्रेस को प्रभावी विकल्प नहीं मान रहे हैं। यह एक निष्कर्ष है। आखिरकार बिहार में विकल्प आरजेडी ही थी। सिब्बल के इस बयान को लेकर कई कांग्रेस नेताओं ने सफाई दी, कुछ ने उन पर ही पलटवार किया। टेट 2020 हरियाणा टेट के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। जाने की इस तारीख को होगी परीक्षा। हरियाणा शिक्षा पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हो गई है। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा ने हरियाणा टीचर एबिलिटी टेस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के अनुसार रजिस्ट्रेशन 16 नवंबर से शुरू हो चुके हैं। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा की टेट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन की जा सकती है।
मुंबई इंडियंस के ग्लव्स पहनकर पाकिस्तान में टी20 मैच खेलने उतरा बल्लेबाज, मचा सोशल मीडिया पर हंगामा। इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत के बाद पाकिस्तान में भी टी20 लीग पाकिस्तान सुपर लीग की शुरुआत की गई। बीसीसीआई की लीग दुनिया की सबसे पॉपुलर लीग में शामिल है। कई पाकिस्तानी दिग्गज अपने देश के युवाओं को आईपीएल में मौका दिए जाने की बात कह चुके हैं। पीएसएल की फ्रेंचाइजी टीम कराची किंग्स की तरफ से खेलने वाले सरफेंस रदरफोर्ड मुंबई इंडियंस की जर्सी में पाकिस्तान पहुंचे थे और अब वो इसी टीम के ग्लव्स में बल्लेबाजी करते नजर आए। आईपीएल के 13वें सीजन के विजेता बनी मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलने वाले सरफेन रदरफोर्ड को इस साल का एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। टूर्नामेंट के खत्म होने के बाद वो पाकिस्तान सुपर लीग के प्ले ऑफ में खेलने पहुंचे। पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर वो मुंबई इंडियंस की जर्सी पहने नजर आए थे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस बल्लेबाज को ट्रोल किया गया। देवेंद्र फडणवीस बोले, सुशील मोदी को नई जिम्मेदारी दी जाएगी, पार्टी उनके बारे में सोचेगी। सुशील कुमार मोदी के उप मुख्यमंत्री नहीं बनने पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री व बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के चुनाव प्रभारी बनाए गए देवेंद्र फडणवीस ने कहा, सुशील मोदी जी बिल्कुल परेशान नहीं है। उन्होंने आगे कहा, वह हमारे लिए एक असेंट है, पार्टी उनके बारे में सोचेगी और उन्हें नई जिम्मेदारी दी जाएगी। WHO मुख्यालय में तैनात 65 कर्मचारी कोविड-19 पाए गए संक्रमित। एपी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक WHO के मुख्यालय में तैनात 65 कर्मचारी कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं। एपी को मिले एक आंतरिक ईमेल में इसका खुलासा हुआ, जबकि WHO कहती रही है कि उसके ऑफिस में वायरस का कोई प्रसार नहीं है। बतौर रिपोर्ट, आधे से अधिक संक्रमित कर्मचारी ऐसे हैं जो घर से काम कर रहे हैं। बराक ओबामा बोले, रामायण और महाभारत सुनकर बिताए हैं बचपन के साल। अमेरिकी के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब ए प्रोमिस्ड लैंड में लिखा है, इंडोनेशिया में गुजारे बचपन के वर्षों में वह रामायण और महाभारत सुना करते थे। उन्होंने लिखा है कि 2010 में बतौर राष्ट्रपति अपने भारतीय दौरे से पहले वो कभी भारत नहीं आए थे, लेकिन भारत की मेरी कल्पना में हमेशा एक खास जगह थी। चुनाव आयोग ने अभिनेता सोनू सूद को बनाया पंजाब का आइकन। चुनाव आयोग ने अभिनेता सोनू सूद को पंजाब के आइकन के रूप में नियुक्त किया है। मोगा जिले से ताल्लुक रखने वाले सोनू सूद को पंजाब का आइकन बनाने के लिए राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी ने चुनाव आयोग को प्रस्ताव भेजा था। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूर की मदद करने के लिए सोनू सूद की काफी प्रशंसा हुई थी। पता नहीं लोग जोखिम उठाएंगे या नहीं अपनी फिल्म सूरत पे की थिएटर रिलीज पर दिलजीत। कोविड-19 महामारी के बीच अपनी फिल्म सूरत पे मंगल भारी की थिएटर रिलीज को लेकर दिलजीत दोसांझ ने कहा है कि हम फिल्म से प्यार करने वाले देश, लेकिन जान ज्यादा प्यारी है। पता नहीं लोग जोखिम उठाएंगे या नहीं। दिलजीत ने इंस्टाग्राम पर थिएटर में बैठे तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, एक सीट छोड़कर बैठे, आ जाओ आ जाओ। दिवाली की रात पटाखे से झुलसी बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा की 6 वर्षीय पोती की हुई मौत। प्रयागराज से बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी की पोती किया दिवाली की रात पटाखे से झुलस गई और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उनके मीडिया कोऑर्डिनेटर के अनुसार बच्ची को दिल्ली ले जाया जाना था, लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। किया बहुगुणा के इकलौते बेटे की इकलौती बेटी थी। नीति आयोग का कहना है, दिल्ली में कंटेनमेंट जोन में घर घर जाकर 7,000 से 8,000 टीमें करेगी सर्वे। दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामले में बीच नीति आयोग के सदस्य वी.के. पाल ने कहा कि राजधानी के कंटेनमेंट जोन के घर घर में सर्वे किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अन्य संक्रमित इलाकों में भी यह सर्वे होगा, जिसके लिए 7,000 से 8,000 टीम काम पर लगाई जाएगी। दिल्ली में इसे कोविड-19 की तीसरी लहर माना जा रहा है। दिल्ली सरकार ने छठ पूजा को लेकर 20 नवंबर को घोषित किया सार्वजनिक अवकाश। दिल्ली सरकार ने छठ पूजा को लेकर 20 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इससे पहले दिल्ली आपदा प्रबंधक प्राधिकरण ने कोविड-19 के मद्देनजर सार्वजनिक स्थल पर छठ पूजा करने पर प्रतिबंधित लगा दिया था और सभी डीएम, डीसीपी और धार्मिक नेताओं पूजा समिति के साथ बैठक कर लोगों को घरों में छठ मनाने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा था।
बिहार में चुनावी ड्यूटी के लिए गए उत्तराखंड पीएससी के 20 जवान कोविड-19 संक्रमित। बिहार में चुनावी ड्यूटी पर गए उत्तराखंड के प्रादेशिक सशस्त्र बल की 31वीं बटालियन के 20 जवान कोविड-19 संक्रमित पाए गए हैं। बटालियन के कमांडर दद्दन पाल ने बताया कि वापस लौटे 100 पुलिसकर्मियों को सैंपल टेस्ट के लिए भेजा गया था, जिसमें 20 पॉजिटिव हैं। बकोल पाल उन्हें रुद्रपुर में कोविड-19 केयर सेंटर में भर्ती कराया गया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।